आईने के सामने बैठी सुरभि असमय ही सफेद होते अपने बालों को बड़ी सफाई से बिखरे बालों की तहों में छिपाने की कोशिश कर रही थी। इस शरीर ने अभी उसके 40 साल भी पूरे नहीं किए, पर दूसरों को लगता है कि वह 50 पार कर चुकी है। वह बड़ी कोशिश करती है कि 40 की लगे, और इस कोशिश में चेहरे को छिपाना तो आसान था, मगर मन में छिपे घावों को वो कैसे छिपाती। दरवाजे की घंटी बजने के साथ ही उसने घड़ी की ओर देखा तो 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने सोचा कि शायद उसकी सहेली संध्या आज समय से पहले आ गई हो। फिर भी उसने सिर पर चुन्नी ढापी और दरवाज़ा खोला तो सामने पोस्टमैन था। उससे चूंकि कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए झटपट उसने अपनी डाक देखी। एक लिफाफा देखकर उसका मन कसैला हो गया। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। वह कटे पेड़ की तरफ सोफे पर ढह गई। सुधीर को भेजा उसका बैरंग चिट्ठी वापस आ चुकी थी। चिट्ठी के पीछे लिखा था, इस नाम का व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। कॉलेज जाने के बजाय वह चुपचाप आंखें मूंद कर सोफे पर पड़ी रही। फिर जाने उसके मन में कैसा कुछ हुआ कि वह फफक कर रो पड़ी, लेकिन आज उसे सांत्वना देने वाले हाथ वहां पर मौजूद नहीं थे। सुरभि का अतीत उसकी आंखों में चलचित्र की भांति घूमने लगा, जिसमें उसके समूचे जीवन के खुशनुमा लम्हे कहीं खो गए थे। वह कभी भी किसी दायरे में कैद नहीं होना चाहती थी, किंतु यादों के सैलाब को रोक पाना अब उसके बस में नहीं था। मैं सुरभि, एक धनी और सुसंस्कृत परिवार में मेरा जन्म हुआ था। स्कूल कॉलेज की चुहलबाजी करते करते मैं बड़ी हो गई। बाहर मैं जितनी चुलबुली और चंचल थी, घर में आते आते उतनी ही गंभीर हो जाती। परिवार पर माँ का प्रभाव था, और वह परिस्थितियाँ कैसी भी हो सदा गंभीर ही बनी रहती। मुझे याद नहीं कि हम तीनों भाई बहनों ने कभी माँ के पास बैठकर खाना खाया हो। पिताजी ने सुबह शाम अभिवादन के अलावा कभी कोई बात नहीं होती। घर में सारे अधिकार माँ के हाथों में थे, इसलिए माँ के हमारे कमरे में आते ही खामोशी सी छा जाती। हमारे घर में यह रिवाज भी नहीं था कि किसी के रूठने पर उसे मनाया जाए। नीरस जिंदगी जीने की आदी हो चुकी मैं सोचती, जब अपना घर होगा तो यह सब नहीं करूँगी। एमए और बीएड की शिक्षा के बाद मेरी नौकरी शहर के ही एक कॉलेज में लेक्चरर के रूप में हो गई। मुझे लगा जैसे मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई हूँ। वक्त गुजरता गया और इसी के साथ मेरे जीने का अंदाज भी। कॉलेज के बहाने मैं खुद को सजा सवार कर रखती और इठला कर चलना मेरे जीवन का एक सुखद अनुभूति था। यही नहीं, अपने हंसमुख स्वभाव के लिए मैं पूरे कॉलेज में फेमस थी। इस बात का पता मुझे तब चला जब मेरे ही एक दोस्त प्रोफेसर ने मुझे बताया। उसका सुंदर और प्यारा रूप मेरी आंखों में बस गया। वह जब भी मेरे करीब से गुजरता मैं मुस्कुरा पड़ती और वह भी मुस्कुरा देता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे पास भी दूसरों को आकर्षित करने की पर्याप्त सुंदरता है। एक दिन कॉमन रूम से हम दोनों अकेले बैठे थे। बातों बातों में उसने बताया कि वह पीएचडी कर रहा है। मैं तो पहले से ही उस पर फिदा थी, और यह जानने के बाद तो मैं उसके व्यक्तित्व से और भी प्रभावित हो गई। मेरे मन में उसके प्रति और भी प्यार उमड़ आया। आंखों ही आंखों में हमने सब कुछ कह डाला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जिसकी आवाज़ शायद उधर भी पहुंच चुकी थी। मेरे मन में कई बार आया कि ऐसे इंसान का उम्र भर का साथ मिल जाए तो मेरी दुनिया ही सुंदर हो जाए। उसको जीवन साथी बनाकर मैं उसे पलकों पर बिठाकर रखूंगी। उसे लेकर मेरी आंखों में एक सपना आकार लेने लगा। उस दिन मैंने संकोच छोड़कर माँ को इस बात का हमराज बनाया। आशा थी कि मेरी माँ मान जाएगी, किंतु माँ ने मुझे बेहद कोसा और मेरे चरित्र को लेकर मुझे जलील भी किया। कहने लगी, इस घर में यह सब नहीं चलता कि लड़की अपने लिए लड़का खुद ढूंढे। उनके घर में प्रेम विवाह की अनुमति नहीं थी। इस तरह मेरा प्रेम परवान चढ़ने से पहले ही टूट गया। मुझे ही अपने सपनों के पंख काटने पड़े, क्योंकि मुझमें माँ की आज्ञा का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मेरी इस बात से माँ इतनी नाराज़ हुई कि आनन फानन में उन्होंने मेरे लिए एक वर ढूंढ निकाला। मुझे उसे जानने और समझने का वक्त भी नहीं दिया, और मैं विरोध करती भी तो किससे। मेरा विवाह सुधीर से हो गया और मुझे अपने कॉलेज से लेक्चरर पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। शादी के बाद सपनों की दुनिया से लौटी तो पाया जिंदगी वैसी नहीं है जैसा मैंने चाहा था। सुधीर एक इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त थे। कंपनी ने सभी सुख सुविधाओं से युक्त घर उसे दिया था। सुधीर के ऑफिस जाने के बाद मैं घर पर बोर होने लगी, तो एक दिन ऑफिस से आने के बाद मैंने सुधीर से कहा, मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई नौकरी कर लूँ। वह धीरे से मुस्कुराकर बोला,
मुझे तुम्हारे जॉब करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु जब कभी मम्मी पापा रहने के लिए आएंगे तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। अब यह तुम्हारा घर है, इसे बना सवार कर रखने में ही एक औरत की शोभा होती है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने बेमन से पूछा। उसने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा, अच्छा यदि किसी प्ले स्कूल में जॉब कर लूँ तो मेरा समय भी कट जाएगा और मैं 2 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। देखो सुरभि, अच्छा यही है कि तुम इस घर की गरिमा बनाए रखो। तुम फिर भी जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम कोई किटी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मुझे किटी पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती थी कि सोसाइटी वालों से जितना दूर रहो वही अच्छा। बेकार टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? इस पर सुधीर ने कहा, ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी माँ के सभी विचारों से सहमत हो जाऊं। उस दिन मैंने यह जान लिया कि सुधीर मेरी खुशी के लिए भी झुकने को तैयार नहीं है। यह मेरे स्वाभिमान को चुनौती थी। मैं भी अड़ गई। अपने हाव भाव से मैंने जता दिया कि नाराज़ होना मुझे भी आता है। अब अतरंग पलों में वह जब भी मेरे पास आना चाहता तो मैं छिटक कर दूर हो जाती और मुंह फेंक कर सो जाती। जीत मेरी हुई। मेरी जिद के आगे सुधीर ने मुझे जॉब की परमिशन दे दी। अगली बार मैं जब माँ से मिलने गई तो उन्हें वह सब बताती रही जो नहीं बताना चाहिए था। माँ की दबंग आवाज़ ने मेरे जख्मों पर मरहम का काम किया। वह मरहम था या नमक, मैं इस बात को कभी जान ना पाई। माँ ने मुझे सिखाया कि सुधीर को अभी से मुट्ठी में नहीं रखोगी तो उम्र भर पछताओगी। दबाया और सताया तो कमजोरों को जाता है, और तुम ना तो कमजोर हो और ना ही अबला। मैंने इस मूल मंत्र को शिरोधार्य कर लिया। सुधीर से बोलकर 2 दिन के लिए मायके आई थी और अब 1 सप्ताह हो चला था। वह जब भी आने के लिए कहता तो फ़ोन माँ ले लेती और साफ शब्दों में कहती कि मैं सुरभि को अकेले नहीं भेजूंगी, जब भी आपको वक्त हो आकर ले जाना। माँ का इस तरह से सुधीर से बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा, माँ हो सकता है वह अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम नहीं जाओगी। माँ ने बीच में ही बात काट कर सख्ती से कहा, हमने बेटी ब्याही है, कोई जुर्म नहीं किया। शादी करके उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, बस। माँ ने कभी समझौता करना नहीं सीखा था। विरासत में मुझे यही मिला। मैं चुप हो गई। जब वह मेरी कोई बात ही नहीं मानता तो मैं क्यों झुकूं? आना तो उसे ही पड़ेगा। 2 दिन बाद ही सुधीर आ गया तो मुझे लगा माँ ठीक ही कह रही थी। माँ की छाती फूलकर 4 इंच और चौड़ी हो गई। दिवाली से 4 दिन पहले सुधीर के मम्मी पापा आ गए। सीधे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि मेरा जॉब करना उन्हें पसंद नहीं आया। सुधीर ने एक दिन कहा भी कि मैं घर पर ही रहूं और मम्मी पापा की देखभाल करूं, लेकिन इसे मैंने यह कहकर टाल दिया था। मैं भी यही चाहती हूँ कि मम्मी पापा की सेवा करूं, पर इन दिनों लंबी छुट्टी लेना ठीक नहीं है। मेरी स्थायी नियुक्ति होने वाली है और इस छुट्टी का सीधा असर उस पर पड़ेगा। देखो, मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम नौकरी करो, पर तुम्हारी जिद के कारण मैं कुछ नहीं बोला। अब यह बात उनको पता चली है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने विवाह तुम्हारे मम्मी पापा के सुख के लिए नहीं किया। वे दोनों तो कुछ दिनों के मेहमान हैं। चले जाएंगे तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ चली जाएगी। बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। कोई बात कहीं पर भी खत्म नहीं होती जब तक कि उसके कारणों को जड़ से न निकाला जाए। मम्मी ने एक दिन मेरे अच्छे मूड को देखकर कहा, बेटी, मुझे यह घर सुना सुना सा लगता है। अगली दिवाली तक इस घर में रौनक हो जानी चाहिए। तुम समझ गई ना मेरी बात को? इस घर में अब मेरे पोते पोती भी होने चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि वे किसी भ्रम में रहे, इसलिए सीधे सीधे कह दिया, मैं अभी किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि अभी तो ये हमारे हंसने खेलने के दिन है। किसी भी खुशखबरी के लिए आपको 4 से 5 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। सुधीर ने उन्हें सांत्वना दी। वैसे हमारे संबंधों की कड़वाहट उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीता चला गया। हमारे संबंध बद से बदतर होते गए। मुझे सुधीर की हर बात सुई सी चिभने लगी थी। एक दिन मैंने सुबह ही सुधीर से कहा कि स्थायी नियुक्ति की खुशी में मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। हो सकता है शाम को आने में थोड़ी देर हो जाए। पर वह पार्टी टल गई। मैं घर आ गई। घर पहुंची तो सुधीर किसी महिला के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। मेरे पहुंचते ही दोनों चुप हो गए। अरे तुम कब आई? आज पार्टी नहीं हुई क्या? मेरा चेहरा तमतमा गया। मैंने अपना बैग सोफे पर पटका और फ्रेश होने चली गई। मन के भीतर बहुत कुछ उमड़ रहा था, अतः गुस्से से मैं अपना नियंत्रण खो बैठी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, मैंने खड़े खड़े पूछा, कौन है ये लड़की?
और आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? सुधीर मुझे घूरते हुए बोला। तुम बैठोगी तभी तो बताऊंगा। अब बताने के लिए रह ही क्या गया है? सुधीर के घूरने से घायल मैं दहाड़ी। बहाना तो तैयार कर ही लिया होगा। सुरभि, थोड़ा तो सोच समझकर बात करो। आरोप लगाने से पहले हकीकत भी जान लिया करो। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुकी हूँ, कहकर मैं तेज कदमों से भीतर आ गई। थोड़ी ही देर बाद सुधीर मेरे पास आया और कहने लगा, तुमने तो हद ही कर दी। जानती हो कौन है वह? मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मेरे आते ही तुम्हारा हंसी मजाक एकदम बंद हो जाना, ये जानते हुए कि मैं शाम को देर से आऊंगी, अपनी चहेती के साथ यहाँ आना ही मेरे जानने के लिए बहुत है। मुझे क्या पता कि मेरे कॉलेज जाने के बाद कितनों को यहाँ लेकर आए हो। मैं एकाएक उत्तेजित और असंयत हो उठी। वह एकदम दहाड़ पड़ा। बहुत हो चुका अब। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे चरित्र पर लांछन लगा सके। तुमने शुरू से ही मुझे शक के दायरे में देखा और प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है। ये सब बेकार की बातें हैं। सच तो ये है कि तुमने शासन जमाने की कोशिश की है और जब मैं भारी पड़ने लगी तो तुम अपनी मनमानी करने लगे हो। मेरी माँ ठीक ही कहती थी। भाड़ में जाए तुम्हारी माँ, उन्हीं के कारण तो यह घर बर्बाद हो रहा है। तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़ और तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जरूर जाओ, ताकि मुझे भी शांति मिल सके। आज तुम्हारी हरकतों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। सुधीर के चेहरे पर क्रोध और वितृष्णा के भाव उभर आए थे। वह ऐसे हाँफ रहा था जैसे मीलों सफर तय करके आया हो। मैं अपना सारा सामान समेटकर मायके चली आई और माँ को झूठी सच्ची कहानी सुनाकर उनकी सहानुभूति बटोर ली। माँ को जब इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने सुधीर को जमकर फटकारा और उधर मैं अपनी सफलता पर आत्मविभोर हो रही थी। भैया ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि उसने दोबारा कभी फोन करने की कोशिश की तो वह दहेज उत्पीड़न के मामले में उलझाकर सीधे जेल भिजवा देगा। इस तरह मैंने सुधीर के लिए जमीन का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ वह सांस ले सके। एक दिन रसोई में काम करते हुए मधु भाभी ने कहा, सुरभि, तुम्हारा झगड़ा अहम का है। मेरी मानो तो कुछ सामंजस्य बिठाकर वहीं चली जाओ। सच्चे अर्थों में वही तुम्हारा घर है। सुधीर जैसा घर वर तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। तुम कौन होती हो मुझे शिक्षा देने वाली? मैं तुम पर तो बोझ नहीं हूँ। यह मेरी माँ का घर है। जब तक चाहूंगी यहीं रहूंगी। उस दिन के बाद मधु भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा। वक्त गुजरता गया और उसी के साथ मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ने लगा। मेरी माँ का वरद हस्त मुझ पर था। मैंने इसी शहर में अपना तबादला करा लिया। एक दिन पिताजी ने दुखी होकर कहा था, सुरभि, जिन संबंधों को बना नहीं सकते उन्हें ढोने से क्या फायदा। इससे बेहतर है कि कानूनी तौर पर अलग हो जाओ। इस बात का माँ और भाई ने जमकर विरोध किया। माँ का कहना था कि यदि मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती तो मैं उसे भी सुखी नहीं रहने दूंगी। तलाक देने का मतलब है वह जहाँ चाहे रहे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मुझे भी लगा यही ठीक निर्णय है। पिताजी इसी गम में दुनिया से ही चले गए और साल बीतते बीतते माँ भी नहीं रही। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं भी कभी अकेली हो जाऊंगी। मैंने अब तक अपने आप को इस घर में व्यवस्थित कर लिया था। सुबह मधु भाभी के साथ नाश्ता बनाने के बाद कॉलेज चली जाती। शाम को मेरे आने के बाद वह बच्चों में व्यस्त हो जाती। मैं मन मारकर अपने रूम में चली जाती। भाई के आने के बाद ही हम लोग पूरे दिन की दिनचर्या डाइनिंग टेबल पर करते। मेरा उनसे मिलना बस यहीं तक सिमट चुका था। इंदौर के निकट एक गांव में पति द्वारा पत्नी पर किए अत्याचारों की घटना की उस दिन बार बार टीवी पर चर्चा हो रही थी। खाना खाते हुए भैया बोले, ऐसे इंसान को तो पेड़ पर लटकाकर गोली मार देनी चाहिए। तुम अपना खाना खाओ, मधु भाभी बोली। यह काम सरकार का है, उसे ही करने दो। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, औरतों को ही जागरूक होना चाहिए। अपनी सुरभि को ही देख लो। सुधीर को ऐसा सबक सिखाया है कि उम्र भर याद रखेगा। तलाक लेना चाहता था ताकि अपनी जिंदगी मनमाने ढंग से बिता सके। हम उसे भी सुख से नहीं रहने देंगे। सूरज भैया ने तेज स्वर में मेरी ओर देखते हुए कहा, क्यों सुरभि, तुम यह क्यों भूलते हो कि उसे तलाक ना देने से खुद सुरभि भी कभी अपना घर नहीं बसा सकती। मैंने तो पहले ही इसे कहा था कि इस खाई को और ना बढ़ाओ। तब मेरी सुनी ही किसने थी। वह तो फिर भी पुरुष है, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। वह अकेला रह सकता है, पर सुरभि नहीं। मैं क्यों नहीं घर बसा सकती? मैंने प्रश्नवाचक निगाहें मधु भाभी पर टिका दी। क्योंकि कानूनी तौर पर बिना उससे अलग हुए तुम्हारा संबंध अवैध है। मधु भाभी की बातों में कितना कठोर सत्य छिपा हुआ था यह मैंने उस दिन जाना। मुझे तो जैसे काट मार गया हो। उस रात नींद आंखों से दूर ही रही।
मैं यथार्थ की दुनिया में आ गिरी। कहने के लिए यहाँ अपना कुछ भी नहीं था। मैं अब अपने ही बनाए हुए मकड़ जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक रास्ता खोजा और वहां से दूर रहने लायक एक ठिकाना ढूंढा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा और मैं रास्ते में अकेली खड़ी रह गई। मेरी जिंदगी ही दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। जाने वह कैसी मनहूस घड़ी थी जब माँ की बातों में आकर मैंने अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया था। फिर से जिंदगी जीने की जंग शुरू हो गई। मैंने सुधीर को ढूंढने का निर्णय लिया। जितना उसे ढूंढती उतना ही गम के काले सायों में घिरती चली गई। उसके ऑफिस के एक पुराने सहयोगी से मुझे पता चला कि उस दिन जो महिला सुधीर से मिलने घर आई थी वो उसके विभाग की नई हेड थी। सुधीर चाहता था कि उसे अपना घर दिखा सके ताकि कंपनी द्वारा दी गई सुविधाओं को वह भी देख सके। किंतु उस दिन की घटना के बाद मैंने फोन से जो कीचड़ उछाला था वह सुधीर की तरक्की के मार्ग को बंद कर गया। वह अपनी बदनामी का सामना नहीं कर पाया और चुपचाप रिजाइन दे दिया। यह उसका मुझसे विवाह करने का इनाम था। फिर तो मैंने उसे ढूंढने के सारे प्रयत्न किए पर सब बेकार साबित हुए। मैं चाहती थी एक बार मुझे सुधीर मिल जाए तो मैं उसके चरणों में माथा रगड़ूं, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगूं। लेकिन मेरी यह इच्छा भी पूरी नहीं हुई। ना जाने किस सुख के लालच के लिए मैं उससे अलग हुई। ना खुद ही जी पाई और ना ही उसके जीने के लिए कोई कोना छोड़ा। अब जब जीवन की शाम ढलने लगी है, मैं भीतर तक पूरी तरह टूट चुकी हूँ। उसके एक परिचित से पता चला कि वह बेंगलोर शहर में है और आज इस पत्र के आते ही मेरा रहा सहा उत्साह भी ठंडा हो गया। कोई किसी की पीड़ा को नहीं बांट सकता। अपने हिस्से की पीड़ा मुझे खुद ही भोगनी पड़ेगी। मन के किसी कोने में छिपी हीन भावना से मैं कभी छुटकारा नहीं पा सकती। पहली बार महसूस किया कि मैंने वह वस्तु हमेशा के लिए खो दी है जो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण निधि थी। काश सुधीर कहीं से आ जाए तो मैं उससे क्षमादान मांगूं। वही मुझे अनिश्चितताओं के इस अंधेरे से बचा सकता है। लेकिन जब तक सुधीर मिल नहीं जाते मेरी उन्हें खोजने की कोशिश जारी रहेगी और मेरा अभी अपने कर्मों की सज़ा भुगतना बाकी रह गया है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, ऐसी ढेरों शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।